हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हिमांशु और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। आज हमारे साथ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अब्दुल समाद याकूब सर ने, जो कि पाकिस्तान के में तहरीक इंसाफ पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। साथ में ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। जी सर, तो सर मेरा आपसे सर कुछ क्वेश्चंस हैं, तगाजा है कश्मीर के हवाले से। और अभी सर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो कश्मीर पे हालिया चेंज होता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान ने अपना एक इशू उठाया जब कश्मीर में भारत की सरकार ने वहाँ के आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, और उसके बाद पाकिस्तान का एक नैरेटिव ये आया कि पाकिस्तान ने उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने से मना कर दिया और उसको इंटरनेशनल लेवल पे काफी इस मुद्दे को उठाया गया। तो सर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की नजरिए से? देखिए मंशु, सबसे पहले तो ये हमें ज़रा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ऑल ऑफ सडन तो कुछ नहीं होता कि एकदम ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। हमें थोड़ा सा इसको पार्टीशन का जो डायनेमिक्स थे या जो पार्टीशन जिस फॉर्मूले के तहत हुई थी उसको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो पार्टीशन थी बेसिकली जो सपोजिडली मीन जो तय हुआ था वो ये हुआ था कि जून 48 में होगी, 1948 में, जिसको फिर अचानक से दोनों साइड से अचानक से इसको फिर अगस्त में प्लान किया गया। अब जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त आपको ये देखना होगा कि उस वक्त की 40% जो आबादी थी वो 565 प्रिंसली स्टेट्स में रहती थी। जिस बात को समझना होगा। और 60% जो एरिया था इस सब कॉन्टिनेंट का, हमारा इंडिया, इंडो पाक पाक का, बांग्लादेश का, ये 60% जो थे ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड जो कमिश्नर्स और ये सब को जो ब्रिटेन इसको रूल कर रहे थे। अब जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें 565 में इनकी भी कैटेगरीज थी, 4 कैटेगरीज थी। इनमें कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनके पास अपनी सेना है, जिनके पास अपनी आर्मी थी, जो बड़ी स्टेट्स मानी जाती थी। दूसरी स्टेट्स वो होती थी जो कि निस्बतन छोटी थी, कमिश्नर उनको रूल करते, मतलब एक कमिश्नर रूल करता था उनको। तीसरी फिर उससे छोटी हो जाती थी, चौथी फिर बिल्कुल ही वो छोटी हो जाती थी। तो उनको ऑप्शन दी गई कि आपके पास आप एक्सेशन कर लें, पाकिस्तान के साथ कर लें या इंडिया के साथ कर लें, या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लें, 1 साल आप सोचें। और उनमें से जो मैटर करती थी स्टेट्स, वो करती थी जिनके पास अपनी आर्मी थी। अच्छा, 565 स्टेट्स में 560 स्टेट्स तो ब्रिटेन रूल में थी। 5 स्टेट्स ऐसी थी कि जो अंडर ब्रिटेन कॉलोनी नहीं आती थी। वो तीन फ्रांस के पास थी गालिबन, और 2 जो थी वो पोर्चुगल के पास थी। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको व्यूअर समझ आ जाए कि ये पार्टीशन हुई कैसे। जब ये पार्टीशन हुई, सबसे पहली जो स्टेट थी वो जूनागढ़ थी, जिसकी अपनी आर्मी थी। और जो महबत खान था वहाँ का जो प्रिंस था, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अब साइन तो कर दिया, अब जूनागढ़ का कहीं से भी कोई कॉन्टेजियस नहीं है बॉर्डर, वो इंडिया के अंदर है स्टेट। जो प्रैक्टिकल डायनामिक्स थे ना इसके पार्टीशन के, वो ये था कि जूनागढ़ और हैदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया इंडिया के साथ कि मुझे 1 साल का टाइम दे, मैं अभी सोचूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। मीनवाइल जो राजा हरि सिंह था, उसकी ये कोशिश थी कि उसने कहा, उसकी कोशिश थी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। अब जूनागढ़ में मुस्लिम रूलर था, बट जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो इंडियन डोमिनेंट थी, सॉरी हिंदू डोमिनेंट या नॉन मुस्लिम डोमिनेंट कह लें आप। जो हैदराबाद था वो भी सेम सिचुएशन थी, बट यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी बट ऑपोजिट। कि जो राजा हरि सिंह था वो हिंदू था, बट जो पॉपुलेशन थी वो कोई 77% पॉपुलेशन कश्मीर की वो 70% मुस्लिम, 70% मुस्लिम थी सर, और 30% जो ओवर थी। 70%, बिल्कुल। ओवर 70%। अच्छा, अब यहाँ पे इशू ये आया कि जूनागढ़ के साथ अब देखना ये था कि जो तो इंडिया के अंदर है, मतलब अगर हमारे साथ जूनागढ़ एक्सेशन कर भी लेता तो ना हमारे पास एयर स्पेस थी, ना हमारा बॉर्डर उसे मिलता था।
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी। चले माना कि वो फिर जो भी उसके एक अलहदा इशूज हैं कि किस तरीके से वो फिर इंडिया ने उसको लिया और हैदराबाद को ये कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या जो भी पुलिस को था या जो भी था वो एक अलहदा चीज़ है। अब बात आ जाती थी कश्मीर। अब कश्मीर में दोनों तरफ से इंडिया का बॉर्डर भी को कॉन्टिजियस था, वहां से भी लगता था, पाकिस्तान से भी लगता था। अब पाकिस्तान का मानना ये है कि देखें, जब पार्टीशन हो रही थी तो जो बेसिकली डिवाइड हुआ है वो पंजाब डिवाइड हुआ है और थोड़ा सा सिंध डिवाइड हुआ है। बेसिकली जो डिवाइड हुआ है कि जहाँ पे सिख आबादी थी, यहाँ पे ये जो बॉर्डर था, इसको इसको डिमार्केशन के लिए सर रेड कैलिफ को बुलाना पड़ा इंडिया से, इंग्लैंड से। ब्रिटेन से। सर रेड कैलिफ ने कभी इंडिया में कदम ही नहीं रखा था, फर्स्ट टाइम डिमार्केशन के लिए वो आया। अब जो पाकिस्तान सोचता है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो पहला डिस्प्यूट आया, जो पहला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जब ये डिमार्केशन हो रही थी, पाकिस्तान का ख्याल था कि फिरोजपुर, गुरदासपुर और एक और तहसील थी, ये 3 तहसील थी, यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसको पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉ हुआ था मैप वो और था, और जो बाद में जो पार्टीशन में वो जगह दी गई, तो पाकिस्तान का ये क्लेम था या पाकिस्तानी लीडरशिप ये कहती थी कि सर रेड कैलिफ को माउंट बैटन ने इन्फ्लुएंस किया, जिसमें उन्होंने बाद में अमेंडमेंट कर दी। ऑल्दो के माउंट बैटन ने अपनी डेथ तक कभी इस बात को नहीं माना। अच्छा, ये ज्योग्राफिकली या स्ट्रेटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्यों थी इन 3 तहसीलों की? वरना तो ऐसी बात नहीं थी अगर ज्यादा एरिया चला भी जाता। ये वो रोड कनेक्ट करता था कश्मीर और जम्मू को। अगर इंडिया के पास ये एरिया पाकिस्तान के पास आ जाता तो फिर इंडिया डिस्कनेक्ट हो जाता, रोड अपना रोड उसके पास में रहता। अब बात आ जाती है दूसरा कुछ पानी के को रिवर्स वगैरह का था। अब यहाँ से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कि वो चला गया उसके बाद। अब आपको याद होगा कि पार्टीशन के बाद जो वल्लभ पटेल भाई जो थे, शायद मैं उनका नाम सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, सरदार हाँ, वल्लभ भाई पटेल भाई, हम उनको पटेल भाई के नाम से जानते हैं। वो एक बड़े इंटेलिजेंट और जिन्होंने पार्टीशन में प्रिंसली स्टेट्स को बड़ा कन्विंस करके ये आज आपका जो इंडिया है, ये इंडिया। बिल्कुल डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा बड़ा रोल उनका है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोशिश की राजा हरि सिंह से मिलने की, और राजा हरि सिंह का एक बहाना होता था कि जब उन्होंने किसी से नहीं मिलना होता था वो कह देते थे कि मेरे पेट में दर्द मेरे पेट है, में दर्द है। मेरे पेट में दर्द है, वो आप जानते होंगे बेहतर। तो फाइनली हुआ ये कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया कि आपको पता ही है कि जो टैक्टिक्स अभी भी आजकल भी यूज हो रहे हैं, कि उस वक्त वो ट्राइबल फोर्स के नाम पे उन्होंने इसको, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी और इंडिपेंडेंट स्टेट में आप एक ऑफिशियल आर्मी नहीं बेच सकते, शेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉज भी, क्योंकि उस वक्त तो वो यूनाइटेड नेशन भी नया नया था, तो उसके लॉज भी जरा थोड़े स्ट्रिक्ट थे या उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो इन्होंने कोई हजारों ट्रूप्स वहां पे भेज दिए, मिलिटेंट्स जो ट्राइबल एरियाज के थे। अब ये उस वक्त वो ब्रिगेडियर अकबर खान थे। जब इन्होंने वहां पे वो किया तो राजा हरि सिंह को जब श्रीनगर छोड़ना पड़ा, और जब वो श्रीनगर से गालिबन जब जम्मू गया, तो उसको फिर ये था कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट नहीं रहना तो फिर मुझे इनसे बचने के लिए, क्योंकि पहले राजा का ये ख्याल था कि मेरी फौज के जो मेरी आर्मी के जो मुसलमान हैं वो बगावत नहीं करेंगे, वो मेरा साथ देंगे। लेकिन जब उन्होंने बगावत की तो फिर उसको इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना पड़ा, जो कि वो 26 अक्टूबर को था, और 27 को वो माउंट बैटन ने। अब जब माउंट बैटन को वल्लभ भाई पटेल ने जब पहले रिक्वेस्ट की कि जी आप आर्मी भेजें, तो माउंट बैटन ने इनकार कर दिया कि मैं आर्मी कैसे भेज सकता हूँ, कि जब ये तो एक इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो यहाँ इंडिपेंडेंट एक स्टेट के अंदर जब तक के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं आता हमारे पास, वो जैसे वो क्योंकि कहते सर हैं ना कि दोनों ही आर्मी के जो कमांडर थे वो ब्रिटिश कमांडर्स थे। ब्रिटिश कमांडर थे वहां पे, वो आपके कोई लॉक हार्ट, रॉब लॉक हार्ट थे, यहाँ पे हमारे रॉय फ्लैंक बूचर। मसूरी थे। दोनों तरफ से पहले तो जॉइंट आर्मी का एक आया था बिल्कुल, ना आइडिया के, जॉइंट पहले आर्मी जॉइंट कॉन्फ्लिक्ट था सर। चाहिए, वो नहीं बना, तो फिर वो दोनों ने। बिल्कुल। अब उसके बाद जब इन्होंने ये श्रीनगर तक पहुंच गए और कब्जा करने वाले थे, श्रीनगर और तो सर यहाँ से पहुंचने में लगभग उनको 3 दिन का समय लगा था, क्योंकि बारामूला में मारकाट मचाई गई थी पाकिस्तानी ट्राइबल्स द्वारा। 20,000 हम्म बेगुना जो हिंदू थे, सिख थे, उनको मारा गया, और उनकी जो विधवाएं थी, बच्चियां थी, उनको ट्रकों में भर भर के पाकिस्तान ले जाया गया। वो पहले छोड़ के आए, जो पठान थे वो आए, पठान थे,
वो छोड़ के आए, फिर उसके बाद उन्होंने वापस अटैक किया, और इन्हीं 3 दिनों के अंदर जो है इंडियन आर्मी पहुंची थी बाय डकोटा की तरफ श्रीनगर में। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी हिमांशु, इंडियन आर्मी समझ लें कि अगर सिर्फ 2 घंटे का या चेंज ऑफ कमांड, हमारी तरफ से चेंज ऑफ कमांड हुआ, ब्रिगेडियर अकबर खान को हटाया गया, अगर ये ना होता, यानी कि वो 2 घंटे का फर्क था, 2 घंटे में उन्होंने श्रीनगर को भी नहीं सर, शायद श्रीनगर पहुंचने में ऑक्युपाई टाइम लगता है, क्योंकि उस टाइम पुलवामा का जो ब्रिज था वो इनके वो जो वो 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 उड़ा ब्रेक दिया गया था, उससे एक्सपोर्ट कर डिले दिया हुआ था। था। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये कि उसके बाद जब ये सब हुआ तो ये जब इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो इसमें हुआ ये कि नेहरू जी ने ये डिसाइड किया कि वो यूनाइटेड नेशन चले जाएं, बिल्कुल। और इस दौरान माउंट बैटन भी पाकिस्तान आए, जिन्ना से मिले। तो मीनवाइल 2 नवंबर 1947 को नेहरू जी ने ये ऐलान कर दिया अपने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर कि हम इस पे प्लेबसाइड कराएंगे, कि वोटिंग करवाएंगे, और इसका नहीं सर, नेहरू। 1948 का टाइम था, क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 को तो वॉर स्टार्ट हुआ था, पूरा 1 साल चला। हाँ, और 1 साल। अच्छा, ये शायद मैं 47 या 48, एनीवेज 48 की बात करें। नेहरू जी फिर चले गए 48 बिल्कुल। में, आर्टिकल 6 के तहत। ये मैं आपके हाँ। व्यूअर्स को समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। अब चूंकि जब वो चले गए, आर्टिकल 6 के 7 के तहत जाते तो वो बाउंड होते, लेकिन जब वो चले गए तो फिर प्लेबसाइड का जो डिसाइड हुआ, पहले तो उसका एक जो रेजोल्यूशन थी, वो सीज फायर, देन प्लेबसाइड। अब सीज फायर करने के बाद जो प्लेबसाइड का जो कोड ऑफ कंडक्ट तय हुआ, वो ये था कि जो उसके प्रोटोकॉल्स थे कि यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं होगी और इंडिया की आर्मी भी नहीं होगी। नहीं नहीं सर, इंडियन आर्मी रहेगी अपने एरियाज के अंदर, क्योंकि एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई थी, और पाकिस्तानी आर्मी जो कि एक अटैकर के तौर पे आई थी, उसको पीओके वाला जो अपना एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान बल्टिस्तान और पीओके वाला एरिया, नहीं, उसको नहीं, छोड़ना था। और उसके बाद इंडियन लोग। आर्मी जो है वो केवल हम्म, उतने उसमें ही रहेगी कि केवल कि जहाँ पे चुनाव कराया जा सके, और वहाँ के फिर लोगों से डिसाइड करना था कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, तो वो जो प्लेबसाइड का वो एरिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो मसला था ना, जो इशू आया, वो ये था कि अगर तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नॉर्मली हो गया जैसे बाकी आपकी ओवर 500 स्टेट्स का रेस्पॉन्स हुआ, हो गया, लेकिन तो वहां पे प्लेबसाइड की बात नहीं आई। आपको पता है कि प्लेबसाइड इंडिया में कितनी स्टेट्स में हुआ है? सिर्फ एक स्टेट में, जो कि फ्रांस के नीचे आती थी। फ्रांस ने जिस पे अग्री किया, फ्रांस के ख्याल था कि कोई भी इंडिया के साथ नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें ऑलमोस्ट कोई 85% वोट इंडिया को मिले, और दूसरी स्टेट में उसने कराया नहीं और वो इंडिया को नहीं दे नहीं दी नहीं उस सर, सीट। प्लेबसाइट हुआ था एक्चुअली। अगर आप जूनागढ़ की बात करना चाहें तो जूनागढ़ के जब नवाब जब पाकिस्तान भाग गए थे, जब तो वहाँ पे जो आपके नवाब ये बेनजीर भुट्टो हैं, उनके नानों साहब जो उस टाइम वहाँ के दीवान थे जूनागढ़ के, वजीर, हाँ, उन्होंने ही ठीक है। प्लेबसाइट का वहाँ पे करवाया था। और उसके बाद ये पाया गया कि जो 87% पॉपुलेशन है वो इंडिया के साथ जाना चाहती है, और 13% जो रिमेनिंग जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है। देखिए हिमांशु, बिल्कुल। इट्स क्लियर कि अगर मुस्लिम मेजोरिटी का में प्लेबसाइड करवाया जाता उस वक्त, बिल्कुल। अगर ये इंटरवेंशन ना होता, तो डेफिनेटली नेचुरली वो पाकिस्तान के साथ आते। और जो हिंदू, वो तो हैदराबाद भी फिर इंडिया के साथ जाता, और फिर जूनागढ़ भी इंडिया के साथ जाता। ये तो अंडरस्टूड सी बात थी। मगर कन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ? कहने का मकसद 3 स्टेट्स के अंदर, दो बिल्कुल। आपके पास चली गई। हम इस तरह से मान लें कि अगर हम जितने भी ये लॉज में जाएं और इंटरनेशनल रूल में, अगर हम देखें कि कॉन्टिजियस था, आपका अंदर था हैदराबाद, अब वो आपके हार्ट में जाके तो हम नहीं वो कर सकते थे, एक बिल्कुल। नेचुरल सी बात है। भले आज भी हम जूनागढ़ क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, मगर हैदराबाद के कितने पार्ट्स बन गए, कितने वो स्टेट्स में तब्दील हो गया इस तरह से अब। बिल्कुल। मगर कश्मीर का इशू ये था कि जो या हमारे पास वो जो सीज फायर, और फिर बाद में 1971 में एलओसी डिक्लेयर हुआ। अब जो आपका 19 ये इशू चला 1952 में, जो आपका दिल्ली समझौता हुआ उनके साथ, और फिर उसके बाद फिर 54 में पहले अंडरस्टैंडिंग थी, फिर वो अकॉर्ड हुआ, लेकिन सर फिर उसके बाद 1950 से। के आसपास भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी दिल्ली समझौते से पहले, जिसमें ये बताया गया था कि कश्मीर की जो प्लेबसाइट है उसके अलावा जहाँ पर के रूलर्स हैं, जितनी हम्म, लोकल पॉपुलेशन है शेख अब्दुल्ला के अंडर में, उनके साथ में एक चुनाव कराया जाएगा, जो कि हम्म, इंडिया में अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो इंडिया में भी आ सकते हैं और पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। वो चुनाव लेकिन फिर कराया वो भी है।
फिर उस शेख अब्दुल्ला को भी डाल दिया ना, उसमें जेल में डाल दिया। बिल्कुल। फिर 1957 में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म कर दी उनकी। फिर उनको वो फ्लैग रहने दिया, और वो इस तरह से। तो व्यूअर्स को बताने का मकसद ये है कि ये कोई एक रात के इंसिडेंट नहीं है कि जिसमें एक रात में कुछ हुआ हो या एक साल में कुछ हुआ हो। ये इतना कॉन्टिन्यूस था कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया, जब आपकी आर्मी आ गई, सब कुछ हुआ, तो तभी ये एक ऐसी स्टेट थी जिनको आपने अलहदा फ्लैग दिया। इनका फ्लैग अलहदा था, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलहदा थी। जो कि इंडियन नॉर्मली सवाल करता था कि देश एक है लेकिन फ्लैग्स बिल्कुल, दो हैं। ठीक है, फ्लैग्स ये दो हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। दो कॉन्स्टिट्यूशन हैं। अच्छा, फिर फेजेस में, फिर 57 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिर उसके बाद वो आगे आते गए। ये आर्टिकल 370, पहले 306 था, इसको करते करते ये 370 पे बिल्कुल। पहुंचा। इस 370 को एब्रोगेट करने के लिए, देखें, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जाते हैं ना, आपके पास जो भी सरकार है, जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसको अपने मुल्क में इतनी वो इतना पॉपुलर हो जाए कि वो इतने बोल्ड डिसीजंस लेके पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो जाए। ठीक है, अब ये 370 का जो भी हुआ, ऑल्दो के ये अभी भी सब जुडिस्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। अभी मुझे नहीं सुप्रीम पता कोर्ट कि में सर केस है, लेकिन सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट कर उसमें पे साइन कर चुके हैं, वो ऑलरेडी एक लॉ बन चुका है। तो अच्छा सुप्रीम कोर्ट ये के जितने भी लॉयर्स अभी लड़ रहे हैं केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनका देखिए, सबका यही कहना है कि ये शायद तक ही केस इस पे वापस जाए और एब्रोगेशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही स्टैंड बनाया हुआ है कि अभी तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और हो सकता है कि आगे फिर वापस इन दोनों को मिला के वापस एक कंप्लीट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगर कंडीशंस वहाँ पे स्टेबल होती हैं तो। अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है कि ये इसको तशरीह करना, एक्सप्लेन करना, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी मैटर को बिल्कुल। एक्सप्लेन। मसलन अब अमेरिका की एक स्टेट है, गालिबन मुझे याद नहीं है, फ्लोरिडा है या मैक्सिको सर, म- मैक्सिको मैक्सिको नहीं अपने आप नहीं, को अमेरिकन से मैक्सिको मानते हैं। नहीं, मैक्सिको तो अमेरिका में नहीं, अमेरिका की उन 51 स्टेट्स में एक स्टेट है, वो बड़ी स्टेट, टेक्सास। टेक्सास, टेक्सास, अच्छा, टेक्सास। टेक्सास को भी ये था कि वो जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। फिर टेक्सास ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब वो उनसे, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उसमें एक पॉइंट था, क्लॉज था कि आप कोई रीजन दें कि जिसकी वजह से आप अमेरिका से अलग होना होना चाहते हैं। ये ऐसा ही होता है ना कि जब वो मियाँ बीवी के दरमियान में डिवोर्स होती है, तो बिल्कुल वो सर। पूछे कि बीवी से कि भाई यार आपको क्या रीजन है, हम्म। और वो कहे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाइड, सुप्रीम कोर्ट का भी यही काम होता है कि अगर आपने अलहदा होना है या अब इसको एब्रोगेट करने की मुखालफत में जो ऑपोजिशन है वो अगर कह रही है कि इसको होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहना है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपकी इस लॉजिक से। तो अल्टीमेटली कहने का मकसद ये कि जंगें तो हमने 5 लड़के देख ली आपसे, आपने भी लड़के देख ली। वो जो LOC लाइन थी, ना 1 इंच आप आए, ना 1 इंच आपने हमसे लिया। अब नहीं मसला, सर, इंच तो क्या है कि स्क्वायर को किलोमीटर, 540 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने इंडिया का कब्जा किया 1971 के वॉर में। 65 1965 में भी कब्जा किया, लेकिन देखिए शिमला एग्रीमेंट और 1971 में, ताशकंद एग्रीमेंट में ये वापस चेंज हो गया। ताशकंद में, बिल्कुल आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके बड़े जबरदस्त हैं। ताशकंद में जो एग्रीमेंट, जो अकॉर्ड हुआ था, उसमें जोग्राफिकली ये चेंज हुआ था कि उसमें अमेंडमेंट हुई उसके बाद, मतलब बिल्कुल। जो कंसेंसस के साथ हुआ उसके अलावा 1971 के बाद 1 इंच भी नहीं कब्जा कर सके हम, ना हम कब्जा कर सके, ना आप हमारी उसको ले सके। आपका बिल्कुल हुआ क्लेम है है, कि ये बिल्कुल हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर पीओके है। आया है इंडिया के अंडर में। हाँ, हम 1984 में इंडियन सियाचिन ग्लेशियर एडमिनिस्ट्रेटर। आया था इंडिया के अंडर में। अच्छा, वो और चीज है, वो फिर हमने ये फिर हम उसमें चले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि उसमें जो सियाचिन है उसको भी उन्होंने कहा कि इसको नो नो मैन डिमिलिटराइज जोन कर दिया डिक्लेयर गया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका उसका कोई स्ट्रेटेजिकली क्या उसका फायदा, है। वो इतना हाइट के ऊपर जाके लड़ने का। लेकिन कहने का मकसद ये कि हम एक दूसरे को इसको लड़ के नहीं हासिल कर सके, कभी भी नहीं, ना वो हम इसमें ऑल दो कि कश्मीरी बहुत सफर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे कि वो इंडिया आहिस्ता 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 उसने एब्रोगेट भी कर लिया। और अब इंडियन पोजीशन ऐसी थी कि पहले आपको पता है कि OIC के उस पे बहुत ज़्यादा इसको रेज किया जाता था, इशू को। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद जो इवन यूनाइटेड नेशन ने जब ये कन्फ्लिक्ट, जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, तो उसमें रेजोल्यूशन में भी उसने कहा कि कश्मीर को रिजॉल्व करें। अब आपने देखा होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, बेसिकली जो देख मैटर करता है वो ये करता है कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी आपको कैसे देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कश्मीर के ऊपर फोकस उस तरह से नहीं रहा कि ऑल्दो के वो
जो ह्यूमैनिटेरियन वो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो कुछ अपनी रिपोर्ट दे देंगे, या कोई अपनी वो दे देंगे कि क्राइसिस है या ह्यूमैनिटेरियन वो उनको वायलेट किया जा रहा है, या उनको बहुत ज़्यादा इस तरह की रिपोर्ट्स के अलावा वो जो एनजीओ टाइप काम होता है उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। अब इसमें होना ये चाहिए था कि एक इसमें बड़ा बेहतर सोल्यूशन था, और वो सोल्यूशन ये था कि क्योंकि बॉर्डर्स तो रीड्रॉ नहीं हो सकते, कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो इसको इररेलेवेंट करार दे दिया जाए, और इसको न्यूट्रली यानी कि वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड या सेल्फ रूल कर दिया जाए कि दोनों तरफ से कश्मीरी ही रूल करें इसको। बट वो सोल्यूशन तक भी हम नहीं पहुंच सके। अल्टीमेटली वो जो मैं सोल्यूशन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर पूरा उसका अभिन्न है। भारत का ये कहना है कि, और भारत का दावा है कि जो एक्सेशन ऑफ ट्रीटी है उसके अनुसार पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर पूरा उसका भाग है। तो सर इसमें नहीं, फिर कश्मीरी आपस में अब हम आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि जब ये बात खुर्शीद महमूद कसूरी मुशर्रफ के दौर में जब फॉरेन मिनिस्टर था तो उसने अपनी बिल्कुल बुक में ये बात लिखी। वो ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा सोल्यूशन हो कि जिसके ऊपर जो तीनों पार्टीज को आपको इंडिया भी पाकिस्तान हमें और भी और कश्मीरीज बिल्कुल को भी एक्सेप्टेबल हो। और वो यही हो सकता है कि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि इसको अगर इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करते हैं तो आपका क्लेम खत्म होता है कि ये बिल्कुल पीओके नहीं है, और अगर हम उसको वो करते हैं तो हम लूज करते हैं कश्मीर के, हमने लूज कर दिया कश्मीर। फिर बिल्कुल अगर इसके ऊपर वो करते हैं, खैर इससे अब जो मुझे नजर आ रहा है, कंक्लूजन में मैं जाऊंगा, अब जो मुझे नजर आ रहा है वो यही, मुझे तो कहीं ये अब इंटरनेशनल बॉर्डर ही बनता नजर आ रहा है कि इंडिया गिव अप करेगा कि चले जो एरिया वो है वो वहीं पे रहे, और ये जो आगे की जो सिचुएशन है, और जब तक ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन जो होती है यहाँ से, फिर वो डेफिनेटली स्टेट स्पॉन्सर्ड का जो इल्ज़ाम लगता है, उस हवाले से तो अगर आगे हमने चलना है तो इस कन्फ्लिक्ट को कम से कम, और मेरा मुझे जो मोदी साहब का मूड नज़र आ रहा है वो ये है कि वो बड़ा एग्रेसिवली इसको अब टैकल कर रहे हैं कि अब जो भी होता है उसको फाइनली बिल्कुल सर, उनका यही इसको। नजरिया है कि स्टार्टिंग से जो उन्होंने अपना एक समझौता रखा है कश्मीर के साथ में, जम्मू और कश्मीर के नजरिए से, कि वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और जो हम्म जितना भी एरिया ये कब्जाया हुआ है, या पाकिस्तान के द्वारा है या चाइना के द्वारा है, ये सारा इनके अंडर में आएगा, इंडियन हम्म। आर्मी। तो इसको आज यहीं पे कश्मीर इशू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं, बिल्कुल और आपका क्वेश्चन। बिल्कुल सर। कश्मीर सर, कश्मीर के हवाले से मेरा आपसे एक प्रश्न सर ये रहेगा कि ऐसा ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान आर्मी जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को कश्मीर के अंदर काफ़ी सपोर्ट करती है। कि जैसे अभी पिछले महीने 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एक आतंकवादी हमले को रोका गया था, जिसमें 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। साथ में उनसे वॉकी टॉकी, हैंड सेट, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान की दवाइयाँ और सब कुछ मिले हैं। और साथ में जो वॉकी और आरडीएक्स भी मिला है, जो कि एक मिलिट्री ग्रेड का आरडीएक्स था, कि जो हर एक आतंकवादी ऐसे अपने संगठन जो है पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं वो अपने एंड पे नहीं निकाल सकते हैं। साथ में एक वॉकी टॉकी हैंडसेट भी उनसे मिला, जो कि केवल पाकिस्तानी आर्मी यूज करती है। तो सर आपका ये क्या कहना है कि पाकिस्तान आर्मी क्या इस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को जो कश्मीर में फुली सपोर्ट अपनी तरफ से दे रही है? क्योंकि जब भी इन्फिल्ट्रेशन होना होता है उससे पहले पाकिस्तान आर्मी कवरिंग फायर के तौर पर एलओसी के ऊपर शेलिंग, भारी मात्रा में शेलिंग शुरू कर देती है, जिससे दोनों तरफ सिविलियंस के घरों को नुकसान पहुंचता है, मवेशी मारे जाते हैं, नॉर्मल सिविलियंस मारे जाते हैं, क्योंकि इधर से पाकिस्तान आर्मी शुरू करती है और इधर से इंडियन आर्मी जो है अपने एंड से फिर उसका माकूल जवाब देती है। तो सर आपका इसमें क्या कहना है? मंशू, मैं कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट को कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट ओवरऑल जनरली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 1989 में जब यहाँ से सोवियत गया तो पाकिस्तान को एक मौका मिला। अगर आपको मैंने जैसे 79 के आपको 1979 के आपको इंसिडेंट्स बताए थे, जब आप मिलिटेंट्स को ट्रेन करते हैं, या चाहे भले अफगानिस्तान में करें या जब वो करें, तो जब यहाँ से सोवियत सरेंडर करके गया तो हमारी जो एक मैं बड़ा हार्ड टर्म यूज करूंगा पाकिस्तान के हवाले से, मुल्ला मिलिट्री अलाइंस, वो जो मुल्ला मिलिट्री अलाइंस था एक लिहाज से कि आपने देखा कि भुट्टो को B-79 में ही बिल्कुल हैंग किया गया था। अब 79 के बाद यानी जब 77 में ज़ियाउल हक आया तो वो इस्लामाइजेशन यानी कि उसको
आप हर चीज में इस्लाम को वो कर रहे हैं। आप न्यूज कास्टर को स्टेट चैनल पे, टीवी चैनल बैठी है, उसको भी आप स्कार्फ करवा रहे हैं। तो आप करवा रहे हैं, हिजाब पहना रहे हैं, जब और साथ जब में इसी दरमियान 1979 का पैलेस्टाइनी मैसेकर भी हुआ जॉर्डन में, याह्या खान के हम्म, अंडर में ही, हम्म, जब हम्म। 25,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। याह्या खान नहीं था 79 में, 79 में तो सॉरी, जिया साहब आ जियोल गए। जियोल हक के टाइम पे उन्होंने जॉर्डन किंग के कथनानुसार 1979 में 25,000 पैलेस्टीनियंस का पाकिस्तानी आर्मी ने ये नरसंहार इससे किया था। थोड़ा पहले क्या है, और उस वक्त कहते हैं कि जिया साहब उस वक्त जॉर्डन में होते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब जिया साहब ने आर्मी को, और देखें जब आप एक आर्मी चीफ और फिर जब वो अपनी टीम सेलेक्ट करता है तो उसको फिर वो उन्होंने इस तरह से, फिर उसके बाद हम जब जिया का जब ये हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, अब उसके बाद आप 89 के बाद जो तो वापस जाना चाहते थे, जो जिनको हम मुजाहिदीन हैं, जो सऊदीया, यमन और जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो चले गए। जो हमारे लोकल्स थे, जो हमारे फाटा के थे, जो हमारे अफगानिस्तान के थे, उनका ये था कि भाई वहां पे पाकिस्तान ने एक इसको स्ट्रेटेजिकली डाइवर्ट करने की कोशिश की कि ये जो एसेट है हमारा, ये लाइबिलिटी बनने की बजाय अगर हम इनको, और तभी एक सुनने में आता है कि वो ब्लीड इंडिया कोई सेल काइम हुआ या उस हवाले इंडिया से। में 1000 कट्स। हाँ, तो वो उन्होंने उसको डाइवर्ट किया कि उनको ये कहा जाए कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनको बैकअप सपोर्ट किया बिल्कुल, जाए, इनको कहा जाए कि जी ये भी जिहाद है, इंडिया ने भी कब्जा किया हुआ है जैसे सोवियत ने कब्जा किया है। सोवियत ने तो कब्जा किया सर, और उसी टाइम 1989 से पहले 1980 79 से, में, हाँ बिल्कुल, 79 1979 के बाद 1980 से 89 1990 तक पाकिस्तान ने पंजाब प्रोविंस के अंदर खलिस्तान का जो ये था देखिए, वो मैं घर वही अलग। कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल उस वक्त जब होता गया है, जब एक आपकी जो आपकी एक मेन जो एजेंसी होती है, जब उसको बहुत ज़्यादा फंड्स मिल जाते हैं। आपको पता है कि जब ये स्टार्ट हुई थी तो उसके पास 2,000 एम्प्लॉयज थे, बट बिल्कुल। 1988 में इसके पास 40,000, एक हमारी जो मेन एक एजेंसी आई है, आई आई सर। एस ISI, उसमें 40,000। देखिए, ये दोनों तरफ से हो रहा है। मैं अगर ये कहूँ ना कि हमने आपको वो जाहिर है, फिर बांग्लादेश हुआ हुआ था अलहदा, तो पता था कि जी उन्होंने इंटरफेयर किया। फिर जब ये सर, अब बांग्लादेश इन्होंने, तो पाकिस्तान आर्मी का ही एक मेन मोटिव था, क्योंकि जनरल टिक्का खान ने ये कहा था कि मैं बांग्लादेशियों की आने वाली पूरी नस्ल बर्बाद कर दूंगा। नहीं देखिए, और वो उस टाइम आप उस इतना वक्त की इतना बात करते हैं। ज्यादा मैसेकेयर हुआ कि 2 से 4 लाख वहाँ की नहीं मैं जो अगेन बांग्लादेश की लेडीज अगेन थी, हिंदू माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी जो वहाँ पे थे, उनकी लेडीज के साथ में रेप हुआ, उनका उनके साथ, मंजू, आप हाँ, देखें, नरसंहार हुआ। आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जब एक इशू में उसको एक पॉलिटिकल उसका एक सोल्यूशन होता है, बिल्कुल। और एक मिलिटरीली आप उसको हम्म, सॉल्व, जब आप मिलिट्री ले आएंगे, जब ये सब होगा, या मैं एक इशू पॉलिटिकली आपके साथ रिजॉल्व करूं, या मैं टेररिस्ट भेज दूं, तो दोनों, अब जो इंसिडेंट आप कोट कर रहे हैं वो तो जब एक चीज इतनी खराब हो जाती है, वो उस वक्त होती है। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब ये हमें मिला बांग्लादेश, अब ईस्ट पाकिस्तान, मुझे आप हम्म, ये बताएं कि इनमें और हमारे में कॉमन क्या चीज थी? ना लैंग्वेज कॉमन, ना बिल्कुल एथनिसिटी, ना इवन, देखें अगर मैं कभी मिडिल ईस्ट जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, या मैं कभी सऊदीया जाऊंगा, तो मुझे अगर बाहर से खाना खाना है, तो मैं पहले प्रायोरिटी होगी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बिल्कुल। दूसरी प्रायोरिटी होगी मेरी इंडियन रेस्टोरेंट, कि हम्म, मुझे कोई इंडियन। बट मैं कभी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका फूड हमसे नहीं मैच करता, बिल्कुल मैच उनका नहीं लिबास हमसे नहीं मिलता, उनकी करता। कोई ऐसी सिंगल चीज नहीं थी। शायद हम जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे हम बात भी नहीं कर सकते, अनलेस हम्म, कि वो चंद जो बांग्लादेशी हैं जिनको थोड़ा बहुत उर्दू आता है, जितना वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना वो बिल्कुल। मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम्म, माँ सिवाय ये कि उस तरफ रहने वाले लोग भी अपने आप को मुसलमान कहते, तो हम भी मुसलमान कहते थे। बिल्कुल अब इस चीज में, सिर्फ इस चीज के ऊपर, जब आप इनजस्ट होगा, कोई भी नाइंसाफी होगी, तो आप और मेरे दरमियान में लड़ाई सिर्फ हिंदू या मुसलमान की नहीं होगी, दो मुसलमान भाइयों की भी हो जाती है जब इंसाफ ना हो रहा हो। तो वो तो एक लॉन्ग हिस्ट्री थी ना कि वहां तक पहुंचे कैसे। जब बिल्कुल। वहां पे पहुंचे और जब उसको रिजॉल्व करना था पॉलिटिकली, हम्म, वहां पे आपने नाइंसाफी कर दी, और फिर उसके बाद आपने आर्मी भेज दी, और टिक्का खान को बड़ा जोश था कि मैं वहां पे जाके तो वो बिल्कुल। करूंगा।
क्योंकि मिलिट्री तो एक ही मिलिट्री तरह माइंडसेट से था। बिल्कुल। वो तो एक ही तरह से सोचती है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो तो चले हो गया, फिर जब ये अभी कश्मीर इशू को जिस तरह जब इन्फिल्ट्रेशन हुई, जब आप मिलिटेंट्स भेजेंगे वहां पे, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो वहां पे जाके प्रोफेशनल आर्मीज की तरह फाइट करेंगे। डेफिनेटली वो उनका जो एक उनके सामने जो उनका टारगेट होता है, जैसे आप बात करते हैं कि दो प्रोफेशनल आर्मीज अगर बिल्कुल। करती है तो वो तो खैर एनीवेज। अब फिर उसके बाद ये जो हमारी जो मिलिट्री थी जिसमें इस्लामाइजेशन का वो था, फिर उसके बाद जो हमारे चीफ आए जिन्होंने इसको, अच्छा यहाँ पे एक और आपको एक पॉइंट बताऊं। जरूर सर। अब आईएसआई हमारी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गालिबन फर्स्ट टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब बिल्कुल। जनरल जावेद नासिर को, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को वो अपॉइंट कर रहे हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर साहब, डिस्पाइट द फैक्ट के जो हमारे आर्मी चीफ थे वो नहीं उनको अपॉइंट करना चाहते थे एज एन आईएसआई चीफ। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गई ना कि आप बिल्कुल। एक ऐसा बंदा जो अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल जो जावेद नासिर हैं, जो उस वक्त आईएसआई चीफ थे, जिन्होंने बोस्निया में भी वो किया, फिर बाद में वो आजकल भी तबलीगी जमात से हैं। वो इस वक्त रिटायरमेंट के बाद तबलीगी, एक बंदा बिल्कुल। जिसने देखिए इंडिविजुअल बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन ऐसे इतने वो नहीं है कि इंडिविजुअल जब आता है तो अपनी माइंडसेट के साथ, उसने जो ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बहुत ज्यादा वो किया। इवन आपको बाद में पता होगा कि यूगोस्लाविया ने उसको डिमांड किया था कि ये इसको हमें दे, हम वॉर क्राइम्स के तहत इसको हम वो करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया। तो बिल्कुल। यहाँ पे ये एक एकदम से जब ये सब कुछ वो उनको इतना स्ट्रांग कर दिया, फिर उसके बाद आपको पता है कि फिर जो इन्फिल्ट्रेशन हुई और फिर किस तरीके से वहां पे वो हुआ, और बाद में फिर जब तक 9/11 ना आता और फिर पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर ना पड़ता, तो शायद उस वक्त नतीजा कुछ और होता। बिल्कुल। तो तो ये सर आप कैसा मानते हैं कि जो मिलिटेंट्स आए पाकिस्तान सपोर्टेड आर्मी की तरफ से, और जब उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार शुरू किया, वहाँ पे 5 लाख कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को वहाँ से मार के भगाया गया, सर आप इसको क्या कंडेम करते हैं अपने एंड से? देखिए देखें मंशू, एक तो जो आप शायद आपको जो फिगर्स बताई जाती हैं कि 5 लाख, अगर बिल्कुल। दुनिया में 5 लाख कहीं पे कोई इंसान मारा जाए तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए, शायद वर्ल्ड कम्युनिटी एकदम इन्वॉल्व हो जाए। बड़ी बड़ी वॉर्स में भी 2,000 3,000 बंदा, हमने जितनी वॉर्स आपके साथ की 2,000 3,000, इससे ज़्यादा की नहीं होती। शायद कारगिल वॉर में सब वॉर से ज़्यादा जो डेथ्स हुई थी, कैजुअलिटीज़ हुई थी, वो उसमें हुई थी। ये जो यहाँ से गए थे उसके बाद वो ये कहना कि हमें ये बताया जाता है कि कई लाख अब तक कई लाख कश्मीरी मर चुके, इंडियन फौज ने मार दिया, ये हम्म। प्रोपेगेंडा होता है दोनों तरफ से। अब नहीं जैसे नहीं आपको सर, ये बताया, प्रोपेगेंडा नहीं है। इंडिया के अंदर ये है कि 5 लाख हिंदू जो है विस्थापित हुए। अपने जो ओरिजिनल कश्मीरी पंडित थे जो वहाँ पे हजारों सालों से उनके पूर्वज हम्म, बसते हुए आए थे, ये उनको वहां से जबरदस्ती जो है रातों रात निकाला गया, मारा गया, भगाया गया, और उनमें इतना खौफ पैदा किया गया कि वो जम्मू आके बस गए, लेकिन वो कश्मीर कभी जाने की कश्मीर इच्छा पैदा करना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब आप ये बता रहे हैं कि 77% या ओवर ऑलमोस्ट अराउंड 70% वहाँ पे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मुस्लिम थे और 30% थे, तो वो 30% कहाँ पे गए? तो थर्टी डेफिनेटली परसेंट वो सर तो बिल्कुल बहुत अब कम ज्यादा, हो गए। बिल्कुल, हाँ अब जैसे तो अब कम हो गए, पाकिस्तान तो में, हाँ, उन्होंने जैसे रेफ्यूज ली होगी वो। पाकिस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज हैं। एट द टाइम हाँ ऑफ जी, तो पार्टीशन अप्रोक्स 22% थे, आज 1.6% है। तो कुछ ना कुछ हाँ ऐसा बिल्कुल हुआ ऐसे ही, है। तो हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए वो अगेन वही बात आती है कि जब यहाँ पे जब आप एक कन्फ्लिक्ट को, असल बात है कि जब आप एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व हम नहीं कर पा रहे, हम्म। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो बिल्कुल। हमारे लिए भी अच्छे नहीं होंगे, आपके लिए भी अच्छे नहीं होंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आउटस्टैंडिंग इशू है, जब हम उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम्म। हम आपने कहा एक इंसिडेंट को कोट किया, मैं एक बिल्कुल। और इंसिडेंट को कोट करूंगा। बिल्कुल। मैं काउंटर करने के लिए आपको बलूचिस्तान का हवाला दूंगा, आप जरूर। उसको काउंटर करने के लिए, बट हम कहीं पे पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, हम्म। वो कहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसी बहस है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। ठीक है, ये इस ये बहस बात में सही है जब सर। तक सर हम रिजॉल्व बलूचिस्तान नहीं का कर, तो एक अपना अलग ही नजरिया है ना, कि बलूचिस्तान तो एक ऐसा एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जिसके हिसाब से जो बलूच बताते हैं अपने लीडर के बारे में कि हम उनके लीडर को जबरदस्ती जिया ये मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे उनसे जबरदस्ती एक्सेशन ऑफ ट्रीटी पे साइन कराए गए,
और नेक्स्ट डे पाकिस्तान आर्मी 1948 के अंदर पहुंच गई। तो ये तो सर ओल्डेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी है बलोच मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट जो है। देखिए अगेन मैंने आपको कहा, हम्म, जो ब्रिटेन छोड़ के गया, बिल्कुल। एक पार्टीशन अभी मैच्योर नहीं हुई पार्टीशन थी, छोड़ के गया। फॉर्मूला मैच्योर नहीं हुआ था। हाँ। अब जो तो कॉन्टिजियस था आपके साथ, वो आपने कैसे हैदराबाद को हमें दे देना था, जूनागढ़ को, कि वो आपके हार्ट के अंदर, आपके हम्म, दिल में एक ऐसा सुराख रहता कि जो बिल्कुल। आपके लिए कैंसर बन जाता बाद हम्म, में। ये ये नहीं होता, ये पॉसिबल। ये अगर बांग्लादेश ये कहता कि मैं, या बाउलपुर ये कहता, या कोई ऐसी स्टेट बीच में एक वो ये क्लेम कर देती कि भाई हम्म, मैं तो इंडिया के साथ जाऊंगा, तो आपको पता है कोई वो हो नहीं सकता था। अगर वो बिल्कुल। नहीं मान रहा, कहीं पे आपने जबरदस्ती की, मनाने की उनको कोशिश की। बिल्कुल। वल्लभ भाई पटेल भाई जो थे, वो कभी हम्म, थोड़े से नट भी टाइट करते थे उनको, फिर बिल्कुल। कुछ और तरीके से प्रेशराइज करते थे। तो बिल्कुल। जो बलोचिस्तान था, ये कभी भी एक प्रिंस के अंडर नहीं आया, ये ट्राइब्स थे। ये हम्म, जो आप एक जिक्र कर रहे हैं, वो एक ट्राइब था जो शायद उसके वो के बाद फिर उनको उतारा गया और उनके साथ हाँ। उनको मार दिया गया। तो ज्यादतियां भी हुई हैं, ये बात नहीं है कि नहीं हुई वहां पे। हम्म, लेकिन अभी जो बलूचिस्तान का देखें, जब अब आप दुनिया को आजकल के दौर में, इस वक्त के दौर में, आप हम्म, जोग्राफिकली या डेमोग्राफिकली चेंज नहीं कर सकते। आप कहेंगे पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दें, इस वक्त तो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं। अब ये जो बलूचिस्तान है, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्कुल। दो तरह के लोग हैं। सरदार, वो हम्म, जो लॉर्ड्स, और अवाम, कॉमन हम्म, मैन। पर एजुकेशन नहीं, हम्म, रिसोर्सेज, जो मिनरल्स रिसोर्सेज सारे उनके पास अभी भी उनको मिल रहे हैं, अभी भी जो रॉयल्टीज हैं वो उनको मिल रही हैं। अब वो ये चाहते हैं, जो उनका गवर्नमेंट के साथ, जिसको कुछ कम क्लेम मिला, हम्म, जिसको ईरान से सपोर्ट मिली, या जिसको वो बागी बन गया, क्योंकि वो तो शुरू से ट्राइब्स और असला और आर्म्ड और लड़ना, वो तो उनकी शुरू से वो रहते हैं। बिल्कुल। उनका बेसिक इशू क्या होता है, वो पाकिस्तान से भी उनका मेन इख्तिलाफ क्या होता है। अभी भी अगर आपको मैं बताऊं, अख्तर मेंगल साहब हैं, वो वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को। वो हम्म, बजट अप्रूवल के लिए भी वोट करते हैं, वो ऑपोजिशन बेंचेस में बैठते हैं, बैठते हम्म, ऑपोजिशन बेंचेस में। वो जब वोट्स की जरूरत पड़ती है तो वोट वो हमें करते हैं, हम्म, पीटीआई करते हैं गवर्नमेंट को। बिल्कुल। बट वो पीडीएम में भी शामिल है, उनकी पार्टी पीडीएम में हम्म, भी शामिल है। वो हाँ, पीडीएम में ठीक है। इमरान खान को अपोज भी कर रही है। तो आप हम्म, बलोचिस्तान के डायनामिक्स है ना, वो एंटायरली डिफरेंट है। वो किसी एक ट्राइब को, अच्छा चले अगर वो अलहदा होना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। मान, फॉर द सेक ऑफ हाँ। आर्गुमेंट, तो हाँ सर। बलूचिस्तान का रूलर कौन होगा, कौन रूल करेगा, भुगती करेगा, बलूचिस्तान या सर अली? एक इंडिपेंडेंट कंट्री खुद बनना चाहता था एज पर टू जो उनके एथिक्स हैं अगर देखें, कि। ये अगेन वो क्राइसिस आता है कि अगर हर स्टेट का प्रिंस या हर ट्राइब का जो लीडर है, वो हम्म, अपने आप को चाहता है कि मुझे अगर जमीन का टुकड़ा भी है ना, तो मैं इस पर रूल करूं, क्योंकि एक मेंटेलिटी वही बिल्कुल। है। अगर हम इंडिया की बात करते, तो ये 565 स्टेट्स, 565 कंट्रीज बन जाते। हाँ इन्होंने तो बिल्कुल, अपनी आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ठीक है बिल्कुल। ना। तो ये कहना उनको, या ये हमें सोचना कि भाई वो उनमें से, उनमें एक ट्राइब नहीं है, उनमें इतने ट्राइब्स हैं कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम्म, उनको अगर हमने इकट्ठा ना रखा होता, किसी को नट टाइट करके, किसी को खुश रख के। हाँ, एक हम्म, चीज आपके एंड पे भी होती है कि कश्मीर में लिटरेसी रेट या कश्मीर में डेवलपमेंट वैसी नहीं है जैसे बाकी इंडिया में है, बलूचिस्तान में भी वैसी नहीं है जैसे कि पंजाब में है। तो हम्म, जब तक हम इन चीज़ों को वो नहीं, इंसाफ नहीं देते, तब तक ये चीज़ें, ये इश्यूज, ये फिर जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, या जिनको कुछ इस तरह के वो होते हैं, वो आपके हम्म, इंडिया में भी वो जो थे कुछ, उनको भी ट्रीटमेंट के लिए वो ले जाया गया। तो एक्सटर्नल हैंड्स के अलावा कभी भी कोई ये इंडिया में तो कोई इंसर्जेंसीज ऐसा आज तक हमारे तो न्यूज़ ही नहीं है कि कोई बलोच नेता हमारे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट के लिए आया था। वो तो एक फेक नैरेटिव सब बनाने के लिए हर कोई बना देता है नहीं। कि। बिल्कुल। अगर हम देखें, मैंने अगेन फिर स्टेट ऑफ डिनाइल वाली बात है, क्योंकि नहीं नहीं, स्टेट ऑफ कुछ डिनायल फैक्ट्स सर ऐसे एक्चुअली हैं। देखिए, इंडिया में सर क्या है कि मीडिया पूरी ट्रांसपेरेंट है, मीडिया पूरी ट्रांसपेरेंट है इंडिया में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में कोई न्यूज़ अगर चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभिनंदन का एक एग्जांपल लेते हैं कि अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया। तो सर पहले तो फोटो आसिफ गफूर, मिस्टर आसिफ गफूर ने अपने इंटरव्यू के टाइम पे ऐसी फोटोज दिखाई जिसमें पाकिस्तान के F-16 के इंजन का पार्ट
दिख रहा था। फिर उसको अपने ट्विटर पोस्ट से उन्होंने हटा लिया और अपनी इंटरव्यू से भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये एफ का पार्ट नहीं है। फिर जो काफी सारे लोकल्स थे उन्होंने ये बोला कि हमने 2 जहाज गिरते हुए देखे थे, हवा से हिमांशु, 2 जहाज नीचे गिरते हुए देखे थे। हिमांशु, हाँ, इसमें मैं एक बात लेकिन कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर उस टाइम पे ये दिखाया गया कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें टोटल ब्लैकआउट हो गया, उसमें F-16 के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ नहीं थी। जबकि शाह ये जो आपके पाकिस्तान के F-16 के जो पायलट थे, नंबर 70 स्क्वाड्रन के शहराजू ये सॉरी एक एग्जैक्ट उनका नाम मैं भूल रहा हूँ सर, मेहराजुद्दीन उनका नाम था, जो कि नंबर 17 स्क्वाड्रन के थे। और उनके फादर भी एक एयर कमांडर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, उन्हीं के बेटे थे, और जिनको फिर बाद में डिनाई कर दिया गया, जिनको वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है जहाँ पे अभिनंदन गिरे थे उससे 6 किलोमीटर आगे उनका पैराशूट खुल के गिरा, और वहीं पे वहाँ पे जो लोकल पाकिस्तानीज थे उन्होंने उनको इंडियन समझ के उनको वहाँ पे उनको चाकू से कूदकर उनको मार दिया। क्योंकि आसिफ हिमांशु, गफूर ने एक एक चीज नोटिस करी थी सर, अगर आप देखें भी तो, कि उन्होंने ये एडमिट किया था कि एक हमारे पास एक पायलट है हमारी पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में और एक सीएमएच में है, जिनको हमने भर्ती कराया और उनका इंशाल्लाह उनका सब बेहतरीन ख्याल रखा जाएगा। सर उसके बाद ही सीएमएच वाले जो पायलट थे उनके उसके बारे में कोई भी हिमांशु, डिस्क्रिप्शन पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया नहीं इसमें गया। मैं एक बात कहूंगा। जब बिल्कुल। आप बात करते हैं, क्योंकि मेरा तो बहुत इंटरेक्शन रहता है इंडियन मीडिया के साथ, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बात कहूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं है, बट हमारे न्यूज़ चैनल्स जो मैं फील करता हूँ, मैं आपका जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं मेच्योर काफ़ी हैं। अगर आप उनके एंकर्स को देख लें, आप उनके गेस्ट को देख लें, वो मेच्योरिटी, और जो इंडियन चैनल के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है वो सेंसेशनलाइज करते हैं चीज़ों को, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से हो या वॉर के हवाले से हो। वो बहुत ज़्यादा, वो हमें थोड़ा बहुत बॉलीवुड का टच आता है। ठीक है, अब जैसे आपका बॉलीवुड इतना अब दुनिया की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है पाकिस्तान, तो क्या दुनिया अब उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। इसी तरीके से जो आपका जो न्यूज़ का वाला जो सेक्शन आ जाता है ना, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांस है, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं नज़र आती उसमें। और दूसरी बात जो आपने इंफॉर्मेशन की बात की, अगर तो F-16 क्रैश वाकई हुआ हो, मान लिया कि हुआ है, तो इसको अमेरिका कंफर्म कर देता। ठीक है, वो तो कभी भी नहीं हो सकता, कि उन्होंने जो हमें ये दिया था कि ये हमें उस ऑपरेशन से, ये ऑफेंसिव के लिए यूज नहीं होगा कोई भी, बिल्कुल और सर। वो यूएस ऑफेंसिव का ऑपरेशन। ये, हाँ, और इसके रिगार्डिंग भी पाकिस्तान में एक खबर चली कि यूएस ने एक ऑडिट करी है जिसमें सारे F-16 सही पाए गए हैं, और थोड़े दिनों बाद उसके शायद मार्च 10 या 11 को पेंटागन ने उस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई ऑडिट नहीं करी है पाकिस्तान एयरफोर्स की। आप डिमांड कर सकते हैं। देखें, अब आपका जो नया पैक्ट हुआ है अमेरिका के साथ, जिसमें बिल्कुल। इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस शेयर होगी और सब कुछ हुआ होगा, तो और आपके अगेंस्ट अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट यूज हो रहे हैं ऑफेंसिव उसके लिए, तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन आपको कंफर्म ना करे। या वो पाकिस्तान से कोई डरने वाली बात तो है नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान से इतने अच्छे बिल्कुल रिलेशंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ये इसको दोनों साइड से प्रोपेगेंडा कह सकते हैं कि हम अपने लेवल पे करेंगे, क्योंकि वॉर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक प्रोपेगेंडा है। तो हम इससे आगे चलते हैं कि वो कहीं ना कहीं हुआ है नहीं हुआ, छुपती नहीं। लेकिन ये जो मैंने आपको बात की थी ना, ये डिफरेंट उसमें है। अब ये वही बात हो जाती है कि क्या उसामा बिन लादेन अगर हमारे पास था तो हमारी मर्जी के बगैर था। अब मैं कहूँगा नहीं, हमारी मर्जी के बगैर था, अब नहीं मानने को तैयार इस बात को। ठीक है, तो ये नहीं जो सर, डॉक्टर, उसमें तो ये है ना कि सर पाकिस्तानी आर्मी कैंटोनमेंट के पास एकदम सट के बिल्डिंग में ओसामा बिन लादेन रह रहा है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी ये भनक ना लगे, ये तो सर इम्पॉसिबल सी बात है। देखें उसमें फिर अगेन एक बात आती है, कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो CIA हो, रॉ हो, मुसाद हो, ये इनके अंदर एटोनमस बॉडीज होती हैं, सेल्स होते हैं। बिल्कुल। अब वो इस तरह के कॉवर्ट ऑपरेशन हो रहे होते हैं या कॉवर्ट एक्शन हो रहे होते हैं कि जिसका शायद उनके चीफ को भी खबर ना हो। अब अगर आप ये कहें कि उसमें कुछ, अगर मान लिया जाए कि उसमें शायद कुछ एलिमेंट्स हों, क्योंकि देखिए अगर ये बात ऊपर तक पहुंचती है तो इतने बड़े फिगर को, क्योंकि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, डॉक्टर अल्लाह नजर जिनको मैंने कहा कि ट्रीटमेंट दिया, मैं उसको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, पंजाब में उसको कोई नहीं जानता, मीडिया पे कभी नहीं आता वो। ठीक है, लेकिन उसामा बिन लादेन एक वो फिगर था कि उसको छुपा के रखना
और वो अगर आपकी टॉप हायरार्की को इल्म हो, मालूम हो, बिल्कुल तो पॉसिबल नहीं है कि उसको वो सर, ये बातली का। पॉसिबिलिटी थी। अमेरिका ने एक द न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि जो एक अमेरिकन जो राजनयिक थे, जिनको पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार किया गया था दो पाकिस्तानियों के कत्ल के जुर्म में, जो दो पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट्स थे, जो कि कुछ ऐसा छीनना चाह रहे थे डॉक्यूमेंट जो कि ओसामा बिन लादेन के बारे में, वेयर अबाउट्स के बारे में था। और जिस पाकिस्तानी डॉक्टर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन का ब्लड सैंपल जो है वो लिया था, और जिनको अमेरिका डिपोर्ट करने की तैयारी थी, कि अमेरिका वो जाने की तैयारी में थे और उसी दिन वो पकड़े गए थे, तो उन्होंने ये राज बताया था कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो उनके पीछे पड़ गई थी। बिल्कुल। और उनको इन सब के, इन पूरे कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में उनको भनक लग गई थी कि कुछ ऐसा होने वाला है उसामा बिन लादेन के बारे में। और उस अमेरिकन राजनयिक को भी जब गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना मुंह नहीं खोला पाकिस्तानी कस्टडी के अंदर। बिल्कुल। और उसी के जस्ट तुरंत बाद जब ये एबटाबाद में कोवर्ट ऑपरेशन हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बगराम एयरबेस से अफगानिस्तान से अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस आई, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया और उनका एक स्टील हेलीकॉप्टर वहीं डिस्ट्रॉय हो गया कुछ टेक्निकल रीजन से। तो सर, आपका क्या मानना है कि उस टाइम के बाद में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्यों नहीं अमेरिकन एयरफोर्स के खिलाफ वापस सर्जिकल स्ट्राइक करी? अच्छा जैसे हिमांशु, अगर इंडिया के रिगार्डिंग, अगर बालाकोट में अगर इंडियन एयरफोर्स ने किसी आतंकवादी ठिकाने पे हमला किया था, तो उसके अगेंस्ट में, अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट में पाकिस्तान की हिम्मत क्यों नहीं हुई उस पर हमला अच्छा करने की? देखिए, मैं एक तो आपको पता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको बिल्कुल बिल्कुल। से और बाकी भी इंटरेक्शन करता रहता हूँ। हाँ। अच्छा, मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, हम्म। ठीक है, बिल्कुल और सर। मैं डीपली इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, मुझे एक ऑफिशियल अपनी लाइफ में, एक ऑफिशियल जिसको मैं हम्म। ऑफिशियली कंफर्म कर सकूं कि ही इज हम्म। फ्रॉम आईएसआई, और एक आदमी, कुछ के अलावा, मतलब जनरल हम्म। असद दुरानी से मेरा हम्म। एक अच्छा ताल्लुक है। वो आईएसआई चीफ रहे, या एक बिल्कुल। और आईएसआई चीफ थे, उनसे अगर मेरा इंटरेक्शन हुआ हम्म। तो चले, वो तो सबको पता है कि आईएसआई चीफ थे, बिल्कुल। रिटायर्ड हुए। बट उसके अलावा कोई डिप्टी चीफ होगा, या कोई होगा, या कोई इंस्पेक्टर होगा, या कोई एजेंट होगा, मैं अपनी हम्म। लाइफ में किसी ऐसे शख्स को कंफर्म नहीं कर सकता कि जिसको मैं ये कहूं कि ही इज ऑफिशियल ऑफिशियल ऑफ एन आईएसआई। मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल सर। चीफ के अलावा उनका दूसरा कोई आदमी नहीं देखा। हम्म। आप कोई बाहर बैगर बैठा हो, कोई मांगने वाला बैठा हो, मुझे कहे जी हम्म। मैं आईएसआई से हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आईएसआई के लिए बिल्कुल। काम करता हूँ, मैं कहूँगा हो सकता है करता हो, ठीक है। बट कभी मैंने अपनी लाइफ में, मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बिल्कुल। कि मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, हम्म। ठीक है। अब जो ये क्लेम करते हैं, हम्म। जो भी क्लेम करते हैं कि अच्छा मुझे, मतलब आईएसआई ने फंडिंग की या मुझे फलां ने हम्म। फंडिंग की, मैं यहाँ तक तो कह सकता हूँ कि आज दर के हम जनरली ये इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अच्छा इन्फिल्ट्रेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड थी या नहीं थी। फॉर हम्म। एग्जांपल डेविड हेडली ने कहा कि जी मुझे 25 लाख रुपया आईएसआई ने दिया। बिल्कुल। अच्छा, डेविड हेडले अगर किसी के लिए आईएसआई का एजेंट बन जाता, फॉर एग्जांपल अगर वो क्लेम करता कि मैं आईएसआई का हूँ, तो जो उसको मिलता वो कहता कि जी हाँ, मेरा आईएसआई से इंटरेक्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप पॉइंट? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सर। इसी तरह से मैं कभी किसी रॉक एजेंट को भी नहीं मिला। अब अगर हमारे यहाँ वो मेजर गौरव आर्या हमारे दोस्त हैं, उनको रॉक का हमारे नेशनल एक टीवी के ऊपर उनका एक हम्म। सेगमेंट चला, जो कामरान खान बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, हम्म। उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया कि वो रॉ के अंडर कवर एजेंट है, ठीक बिल्कुल। है, मेजर गौरव आर्या को। आपके एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे जिन्होंने नेशनल टीवी पे आके मेजर गौरवारिया के प्रोविंशियल, रिगार्डिंग बोला या गया। प्रोविंशियल, हाँ। और प्रोविंशियल, उसके और तुरंत बाद उनका उनकी कुर्सी छीन ली गई। वो उसके बाद नहीं, उसके बाद उनकी फाइट हुई टीवी के ऊपर फयाजुल हसन चौहान की मेजर गोरबारिया से। हम्म। उसके बाद उनकी इत्तेफाक से उसका बैकग्राउंड कुछ और था कि उनकी कुर्सी क्यों गई, वो तो मुझे पता है इंटरनली कि उनकी कुर्सी क्यों गई। लेकिन बिल्कुल। वो क्योंकि उस गौरबारिया के दूसरे दिन ही उनकी कुर्सी चली गई, तो वो हमारे यहाँ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थ्योरी यही है ना कि बिल्कुल, इंडिया मतलब पाकिस्तान। लिंकेज लिंकेज कर दिया गया ऐसे, मतलब। हाँ, लेकिन वो कुछ किसी और वजह से गई थी, तो उन्होंने भी उसको वो कहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मुझे कोई ये कहे कि जी आप रॉक एजेंट हैं, ठीक है, तो इसको हम क्लेम नहीं कर सकते, इसको कोई वो नहीं कर सकता। जो पकड़े गए, ये जो शाम बिन लादेन का जो था इशू, ये इंटायरली डिफरेंट था। वो हम्म। इसलिए डिफरेंट था क्योंकि वो देखें, जिसने अमेरिका को, आपको पता है कि किस तरीके से बिल्कुल। उसने एक वॉर लड़ी है अमेरिका के साथ, जो इस लेवल पे वो कर रहे हैं, क्या वो उनको एक हाइड आउट नहीं मिल सकता
आई मीन ये सब जो तोरा बोरा से फ्ली होके वापस आया, तो उसको क्या कहीं पे हाइड आउट नहीं मिल सकता? तो ये क्लेम, इसको अगर क्लेम कर भी लिया जाए, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता कि भाई उसको वो कर रहे थे। ये आपकी स्पेकुलेशन होती हैं, मेरी भी स्पेकुलेशन हो सकती हैं कि हो सकता है नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि एक इतना बड़ा फिगर रह रहा हो द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड और किसी को पता ही ना हो। अब ये स्पेकुलेशन है ना, कंफर्म कोई नहीं कर सकता उसको। बट ये बात कंफर्म है कि हाँ, उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद उसको वहां से ले गए और उसकी डेथ हुई और सारा कुछ हुआ। और उसके बाद अब ये भी लोग कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म किया था कि नहीं किया था। ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि दे वर ऑलरेडी इन्फॉर्म कि यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है, ये सब कुछ। तो ये इसको नहीं कंफर्म किया जा सकता नहीं सर, किसी और। ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए ये बताया गया था कि जो इंडिया है, जो उसके नेटो कंट्रीज हैं, उसके रिगार्डिंग सबको बताया गया था कि हम एक कोविड ऑपरेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। हम्म। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कौन सा कोविड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हम्म। देखिए, वो अगेन वही बात है कि हो सकता है कि अब ये तो सारी स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं ना कि हो सकता है कि नेटो अलाइज को बताया गया हो सकता है कि उनको ये कि सीआईए ने इसको किस तरह से मैनेज किया, या किस तरह से कितने अरसे से वो उसको लोग वो ट्रेस आउट कर रहे थे, या कितने अरसे से था। तो हम नहीं कंफर्म कर सकते उसको। ये सारी अपनी एक जितनी हम सोच सकते हैं, जहां तक हमारी सोच काम कर सकती है, वहीं तक ही ये हो सकती है। लेकिन एक बात ये है कि अगर इसमें देखें, पाकिस्तान का ये था कि उसामा लादेन एक ऐसा फिगर था कि अगर उसको पाकिस्तान को अरेस्ट करना पड़ता, तो शायद उसका जो रिपरकशंस थे वो पाकिस्तान अफोर्ड ही ना कर सकता, क्योंकि बिल्कुल वो सर। उसकी जो सिंपथीज थी मुस्लिम्स की। तो सर ऐसा क्यों कहा गया फिर सर इमरान खान द्वारा, आपके जो नेशनल असेंबली के अंदर है, कि ओसामा बिन लादेन हमारा शहीद है। देखें, जो बिन लादेन के हवाले से नॉर्मली यहाँ पे एक जो टर्मिनोलॉजी आम तौर पे हम्म, इस्तेमाल की जाती है, वो एक तो उसको दहशतगर्द भी नहीं कहते, जो कॉमनली जो यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जी वो शहीद हो गया। सिर्फ हम्म, उसामा बिन लादेन नहीं, क्योंकि मुसलमान है और वो फिर इस एक वॉर में इस तरह से, और वो उसको दूसरे वर्ड्स में, अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस था तो प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कभी भी ना कहता, उसको उस वक्त स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं। मतलब आज हम कुछ बात कर रहे हैं और मैं टीवी पे उस तरह से कैजुअल कह जाऊं बिल्कुल। आपको, जो कि मैं नॉर्मली कहा हम्म, करता हूँ, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। बट उसको ऑफिशियली शहीद नहीं कहा जाता। डेफिनेटली ऑफिशियली उसको टेररिस्ट ही कहा जाता है। बट अगर आप हकीकत पूछें तो उसके बहुत हिमायती हैं लोग उसको, पर पूरा पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, सिर्फ बिल्कुल। आप अगर देखें कि भाई एक शख्स अमेरिका क्या नेटो का के खिलाफ लड़ने वाला, एक शख्स, सिर्फ एक हम्म, आदमी, ठीक है, आपकी दुनिया के इतने मुल्क और एक आदमी। तो ये चीज़ लोगों को, मुसलमानों को फैसिनेट करती है कि पूरी दुनिया एक तरफ थी और एक उसामा बिन लादेन एक तरफ था। तो उनका पूरों का दुश्मन कौन था? वो उसामा बिन लादेन था। और उसको हम्म, उनको मारने में इतना टाइम लगा। तो वो एक थोड़ा हीरो टाइप वो चीज़ आती है। तो मुसलमान फिर उस पे मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनको लगता है कि अगर ये सारे मिलके उसके दुश्मन हो गए तो वो कुछ ठीक कर रहा था, वो हमारा हीरो था। तो ये एक आम परसेप्शन होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो एक उभर के ऊपर आ जाते हैं। हम्म। या जी सर। सर मेरा से अब एक क्वेश्चन ये है। अब सर अभी जैसे पाकिस्तान में आज एक खबर आई है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसने वैक्सीन प्रोग्राम को चालू करने के लिए चाइना और रशिया से कोविड की वैक्सीन की डिमांड करी है। जबकि हम्म। सर अभी एक हाल फिलहाल में एक खबर ये आई थी कि चाइना की जो वैक्सीन जो ट्रायल के करी गई थी, उसका ट्रायल बहुत ही खराब रहा था और काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी उस कोविड वैक्सीन को लेने के बाद, जो मेड इन चाइना थी। तो और उस कोविड वैक्सीन को पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट जो है आपके अलहदे हैं, या आपके हम कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया था यूज़ के लिए। अब हम्म। तो सर ये ऐसा क्या रीज़न है कि वापस चाइना से डिमांड करी गई है उसी कोविड वैक्सीन? अच्छा, जो डिनाई किया था वो वैक्सीन को नहीं किया था, वो उनकी जो पीसीआर और टेस्टिंग जो किट्स आई थी ना, उसको डिनाई किया था। ओके। और वैक्सीन का ये मैं पता था, ये इतने तो सुनने को मिला था कि कुछ मिलके कोई ट्रायल हो रहा है। बट वो ट्रायल का क्या नतीजा निकला उसका मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो ट्रायल किस लेवल को, सैंपल साइज क्या था या किस लेवल के ऊपर हुआ। और अभी जो रशिया या चाइना से लेने की कोशिश, अच्छा इसमें भी अभी जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, वो कैबिनेट में भेजना था प्रपोजल, मुझे